जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं एक एनालॉजी के ऊपर आता हूँ अभी। एक्चुअली मुझे अपने चैनल के ऊपर एनालॉजीज को प्रेजेंट करने की बहुत आदत है। मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ ना, तो अच्छा, कहीं ना कहीं से, और नहीं, ट्रेनर भी हूँ, आप फैकल्टी भी आप हूँ। तो हाँ, आप तो हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं, मालूम मुझे। तो मैंने आपको बहुत सुना। व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते बहुत सारे ऑफ बीट सब्जेक्ट भी रहते हैं। इवन कल रात को भी कुछ 500-700 बच्चे थे 10th और 12th के, उनको मैं एड्रेस कर रहा था 1 घंटा कहीं पर जाकर बम्बई में ही। तो उनको मोटिवेट कर रहा था एग्जाम देने के लिए, और कैसे उनको टू कीप देम इन द गुड स्पिरिट एंड हौसला बढ़ाने वाली बात होती है। खैर, हर बार एक नई एनालॉजी लेके आता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आज सुबह जो मैं एनालॉजी लाया हूँ उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। जी। वो एनालॉजी थी अंडरडॉग्स की। इंडिया गठबंधन एक अंडरडॉग है इस समय। 1983 वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज अपने प्राइम पर था, ऑस्ट्रेलिया भी अपने प्राइम पर था, और इंग्लैंड भी अपने प्राइम पर था क्रिकेट में। भारत की कोई गिनती नहीं थी उसमें। और फिर लिमिटेड ओवर में तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि उस समय जो लिमिटेड ओवर मैचेस थे वो 60 ओवर के होते थे। पहले जी। 3 वर्ल्ड कप में जो लिमिटेड ओवर मैचेस थे वनडे, वो 60 ओवर के होते थे। तो वो लास्ट था जो 1983 60 ओवर के मैच थे, वो उसके बाद 50 ओवर में कन्वर्ट हो गए थे। वहां पर एक चरित्र आता है। अंडरडॉग्स इसलिए कहा कि हिंदुस्तान को किसी ने भी कोई भाव नहीं दिया था, आप लेकिन उसमें एक आइकॉनिक मोमेंट आता है। कहते हैं ना कि अगर आपको बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करनी है तो कोई ना कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए, एक ट्रिगर पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो आइकॉनिक है। उसमें एक मैच ऐसा था जिम्बाब्वे के साथ, जहां भारत 15 रन पे 5 विकेट गंवा चुका था, और तब भारत के कप्तान कपिल देव आते हैं और वो 175 नॉट आउट लेकर जाते हैं। एक्चुअली उसकी शूटिंग भी नहीं हो पाई थी उस दिन, शूटिंग वाले हड़ताल पर थे वहां पे इंग्लैंड में। ये भी एक दिक्कत है, तो उसकी फिल्म अवेलेबल नहीं है, वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस एक मोमेंट ने, जिसको कि आज की डेट में कहा जाए तो इट्स ए चक दे मोमेंट, कि चक दे इंडिया ना, एक चक दे दे, दे, मोमेंट है। दे, दे। तो उन्होंने पूरी टीम को लिफ्ट कर दिया वहां से, और अंडरडॉग वाली टीम जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, करते 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 फाइनल तक पहुंचती है, और फाइनल में एक पुअर स्कोर 183 पे आउट हो जाती है। लेकिन उस समय एक चरित्र आता है, शायद 1 डाउन पे या 2 डाउन पे शायद, जिसका नाम है विवियन रिचर्ड। विवियन रिचर्ड को कंपेयर कीजिए नरेंद्र मोदी से। एज कॉन्फिडेंट, कैप लगाई हुई है, मुंह में च्युइंगम है, बेफिक्र, चौड़े कंधे, चला आ रहा है मदमस्त एकदम, किसी की फिक्र नहीं, ऐसा लगता है क्रश कर देगा। और ये कहने की कोशिश करता है, आते ही दो दो चौके इधर, दो इधर, एक इधर, पूरी पारी बिखेरने के चक्कर में कि मैच तो 30 ओवर में खत्म कर देना है, यानी कि क्रश करके निकल जाऊंगा, सबको बुलडोज कर दूंगा। पर तभी मदन लाल पिट रहे होते हैं, और कपिल सोचते हैं कि इनको हटाकर किसी और को लाया जाए, तो मदन कहता है नहीं कपिल पाजी, एक ओवर और दो, एक और दो, एक और दो प्लीज। और फिर वो बदमस्त हाथी जिसका नाम विवियन रिचर्ड है, वो फिर अपने मद के अंदर एक और लिफ्ट करता है, स्कूप करता है दूर बाउंड्री के पास। और कपिल देव एक और आइकॉनिक मोमेंट के अंतर्गत पीछे भागते हैं, एक लंबी रेस होती है और एक आइकॉनिक कैच लेते हैं। मैच पलट जाता है, हिंदुस्तान जीत जाता है। कंपेयर कीजिए उस विवियन रिचर्ड को इस मोदी जी से, जो 22 तारीख को ही मैच जीत जाना चाहते हैं। आप देखिए, उस विवियन रिचर्ड को इस नरेंद्र मोदी से कंपेयर कीजिए, जो 22 जनवरी को मैच जीत जाना चाहते हैं कि मैं क्रश करके निकल जाऊंगा, मेरे सामने कोई है ही नहीं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो एक स्कूप करें और फिर उन्हें कोई कैच कर ले बाउंड्री पे, तो ये कहेंगे कोई मुझे कैच कर सकता है क्या, इतना साहस है क्या किसी में। विवियन रिचर्ड ने भी तो यही सोचा था ना। पर इतिहास तो ऐसे ही बनता है ना। इसलिए मैंने कहा, ये जो इंडिया गठबंधन है, ये उस इंडिया टीम की तरह एक अंडरडॉग है। ये मेरी एनालॉजी है, मैंने आपके सामने पेश की, आपकी टिप्पणी चाहूंगा। क्या करूं सर, मैनेजमेंट का आपने फैकल्टी हो तो हाँ, आदत है नहीं, एनालॉजी देने की। क्या क्या बात है। आपने जिस अंदाज से और जिस तरीके से चीजें कही हैं, और जो कंपैरिजन करके और जो टिप्पणी आपने चाहिए है, बिल्कुल कुछ कुछ ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कैसे आंखें खुल रही है लोगों की। आखा अफीम का जो असर था वो दूर हो रहा है। इनको ये लगता है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अभी भी हमें
वो सब करने की अनुमति देंगे जो हम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जनता इस चीज़ को बहुत समझ रही है और यही वजह है कि कल मैंने एक चैनल पे देखा कि वो बता रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि 10 करोड़ लोग आएंगे, फिर उन्होंने पूरा हिसाब करके बताया कि 10 करोड़ का मतलब क्या होता है, कुंभ के मेले में भी इतने लोग तो नहीं आते हैं। तो ये इस तरीके की बातें कह करके वो जो अपना एक प्रभाव बनाना चाहते हैं, उसका उसी की वजह से लोगों को समझ में आ रहा है कि अब कुछ आतंकित हो गए हैं और अब अपनी चौकड़ी भूल रहे हैं। कल जयपुर में डीजी और आईजी का एक कॉन्फ्रेंस था जिसको प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करना था। उन्होंने 3-4 बातें कही और खासतौर से उन्होंने नाम लिया कि साहब खालिस्तानी आतंक और साइबर सुरक्षा और नक्सली हिंसा, इन पे चर्चा, इनको इनको इनसे निपटना चाहिए। मुझे लगा कि शायद ये हिंदूवादी जो गोकशी करने के जो लोग सिलसिले कर रहे हैं, जिन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, लीचिंग के जो सिलसिले हैं, उस पर भी कुछ कहेंगे। उस पर कोई शब्द नहीं कहा। स्वतः ही सारे लोगों को जिनको नहीं कहा और जो देखना चाहते थे कि क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, वहाँ कहीं चर्चा ही नहीं है। तो ये डर रहे हैं इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ सिराजा हम इकट्ठा कर रहे हैं कि बिखर ना जाए। और वो आप ठीक कहते हैं कि खड़गे या राहुल गांधी या दूसरे लोग, इनको अंदाज नहीं है, इनको ये अंदाज लगा रहे हैं कि सब बिखर जाएंगे, ममता को लेके बिखर जाएंगे, अखिलेश को लेके बिखर जाएंगे, उधर स्टालिन को लेके बिखर जाएंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं कि सब कुछ, सब लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। और अब ये किसी को लालसा नहीं है, लालच नहीं है कि कन्वीनर कौन नीतीश बनेंगे या खड़गे बनेंगे, चेयरमैन कौन बनेगा, ये सोचे कि इस पेज पे घुमा दें, शायद यही हो जाए कि चेयरमैन बनने और सदारत करने का सिलसिला है उस पर, और कन्वीनर बनने का जो सिलसिला उस पर, उसी पे झगड़ा हो जाए। लेकिन हर जगह जब बातें सुलझती चली जाती हैं, जो मैं देख रहा हूँ, लगता यही है। लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरीके से लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे नष्ट हुआ है, उस इंस्टीट्यूशन से अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नखरे दिखाने से या नाक चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। न अखिलेश बचेंगे, न ममता बचेंगी, न स्टालिन बचेंगे, न खड़गे बचेंगे, न गांधी बचेंगे। सब अगर इकट्ठे होकर जाएंगे तो सब कुछ बचेगा। तो ऐसा ऐसा ये मैसेज जा रहा है और मुझे लग रहा है कि जितना इसको दबाने की चेष्टा की जा रही है उतना ही ये घनीभूत हो रहा है। जैसे खड़गे कह रहे हैं कि बस 10-15 दिन में सीट शेयरिंग हो जाएगी। पहले अंदाज था कि सीट शेयरिंग पे लड़ाई हो जाएगी, फिर लगा कि कुछ और होगा। पहले चेयरमैन वाले पे हुआ, कन्वीनर वाले पे हुआ, अब सीट शेयरिंग पे। तो सीट शेयरिंग भी वो तय करके बैठे हैं कि कौन कहाँ से सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये अब इसमें रिचर्ड्स तो समझ में आ गए कि कौन है, लेकिन आइकॉन कौन बनेगा, राहुल गांधी बनेंगे, खड़गे बनेंगे, या किसी और को बनाया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं उसी की तलाश में हूँ कि ऐसा ही कुछ सामने आना चाहिए और वो आएगा। और वो 10-15 दिन का वक्त कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द वो सिलसिला शायद बनने लगेगा। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई एक कपिल देव पैदा हो और पूरे मैच को बदल दे। अब एक और एनालॉजी। जी अपनी बात करिए, जो आप कुछ कहना मैं ये कह चाह रहा रहे था थे। कि मैंने शायद किसका है, वेटिंग फॉर गोडो, एक नाटक है, उनके राइटर का नाम भूल रहा हूँ मैं। उसमें यही है कि somebody will come and solve everything। वो somebody वाला सिलसिला तो नहीं है, लेकिन आपने जो कहा है ये निश्चित रूप से प्रैक्टिकली होने वाली बात नजर आती है कि अगर कोई ना कोई कपिल देव निश्चित रूप से आएगा और वो इसका समाधान करेगा। जी मेरी थ्योरी अंडरडॉग्स की थ्योरी जो मैंने पेश किया आज सुबह, एक्चुअली देखा जाए तो